So hello viewers, welcome to this class. In this class we are going to discuss two practicals which is related to shape test. फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है वो आपका फ्लैकिनेस है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि फ्लैकिनेस जो शेप टेस्ट है, शेप टेस्ट हम कर रहे हैं एग्रीगेट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट के ऊपर कर रहे हैं तो एग्रीगेट हमारी कौन सी लेयर में आती है? बेस और सब बेस में आता है एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम शेप टेस्ट किसका कर रहे हैं? एग्रीगेट का कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट लैब के लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम सड़क पे कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम उसके मटेरियल के टेस्ट करते हैं। हम उसमें यूज होने वाला सीमेंट, उसमें यूज होने वाला एग्रीगेट, और अगर बिटुमिन की सड़क है तो बिटुमिन को यूज करते हैं। उसके अलग अलग टेस्ट करते हैं जो कि मटेरियल टेस्टिंग कोड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल टेस्टिंग कोड के अंदर हम उनको परफॉर्म करते हैं। अगर हमारी वो एग्रीगेट की वैल्यू परमिसिबल है तो उससे बनने वाला जो कंपोनेंट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो भी हमारा सेफ होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के अंदर हमने यहाँ पे दो मटेरियल को क्लासिफाई किया अलग से। एक हमारा एग्रीगेट है, तो एक हमारा एग्रीगेट है, ठीक है। इस एग्रीगेट में अभी क्या क्या आता है वो हम भी समझते हैं। दूसरा हमारा क्या है? बिटुमिन है। तो इस तरीके से हमने अपनी लैब को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक टेस्ट ऑन एग्रीगेट एंड अनदर वन इज टेस्ट ऑन बिटुमिन। एग्रीगेट में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉइल में, तो सॉइल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या अडॉप्ट करते हैं? यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। मैंने ही पढ़ाया था तो मुझे याद है, आप लोगों को भले याद ना हो। तो उसमें चीजें क्या होती है? उसमें हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं बोल्डर से, फिर कोबल। अरे दो दो तरीके हैं ना उसमें। क्या करते हैं हम क्या करते हैं? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फॉर कोर्स सॉइल के लिए, ठीक है। और एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? जो हमारी फाइन सॉइल होती है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होगी जैसे CU, CC, ठीक है। उसके बाद IP, ठीक है। इसके बाद A लाइन एंड U लाइन की इक्वेशन। इज इट क्लियर? आई थिंक यू आर गोइंग टू परफॉर्म गेट एग्जामिनेशन। इस वीक में गेट एग्जामिनेशन दे रहे हो आप लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये जो है, ये क्राइटेरिया पे आपको क्या करना पड़ता है? सॉइल को क्लासिफाई करना पड़ता है फाइन सॉइल को प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, और उसके बाद ये जो फैक्टर दे रखे CU, CC, IP, A लाइन की इक्वेशन, U लाइन की इक्वेशन। कोर्स ग्रेन में हमारे पास क्या होते हैं? इस तरीके से हमारे पास 300 होता है जिसके ऊपर हमारा क्या होता है? बोल्डर। फिर इसके बाद सॉरी, कोबल सबसे पहले होता है शायद, फिर हमारा बोल्डर होता है 80 सेंटीमीटर तक। 80 सेंटीमीटर के बाद हमारा क्या होता है? ग्रेवल होता है 80 से लेकर 4.75 तक। अब 80 से 80 mm टू 4.75 mm तक हमारा क्या है? ग्रेवल है। नाउ दिस ग्रेवल इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। द फर्स्ट वन इज कोर्स एंड फाइन। कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल, इसको कौन क्लासिफाई करता है? ये 20 mm डिफाइन करता है, ठीक है। अब मैं और नीचे चलता हूं, मतलब यहीं चलते आते हैं। 4.75 तक समझ में आ गया? 4.75 mm के बाद आपकी क्या आती है? सैंड आती है। और सैंड के बाद आपकी क्या आती है? सिल्ट आती है। सिल्ट के बाद आपकी क्या आती है? क्ले आती है। तो क्ले कहां तक आती है? क्ले हम कहते हैं 2 माइक्रोन के बाद की चीज क्या है? क्ले है। तो जो मैंने ये जो बताया था ना आपको, फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन CU, CC, ये किसके लिए डिफाइन होता है? ये इनके लिए ही तो डिफाइन होता है। कौन सी क्ले है? CU, CC। क्ले भी आपकी 3 तरीके की होती है, इलाइट, फ्यूरोलाइट, मॉन्ट मोर्नोलाइट, ठीक है। सिल्ट भी आपके होते हैं। इसमें भी हमारे क्ले भी हमारी क्या होती है? जैसे ये हाई कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक कंप्रेसिबल क्ले, उसके बाद हमारी लो कंप्रेसिबल क्ले। इसी तरीके से हमारी सिल्ट भी होती है, MH, MI, ML। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताइए, ये माइक्रोन हो गया, उसके बाद हमारा क्या होता है? सिल्ट होता है 75 माइक्रोन, ठीक है। 75 माइक्रोन और 2 माइक्रोन के बीच में हमारा सिल्ट होता है। सिल्ट, उसके बाद क्ले जो होती है वो 2 माइक्रोन से नीचे होती है। आफ्टर दैट वी डोंट हैव एनी क्लासिफिकेशन इन कोर्स ग्रेन। जब ये कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन है, इसमें हम सिल्ट को ना फाइन में नहीं बदलते। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ लिखे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन इसके बेसिस पे, ठीक है।
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सिल्ट और क्ले पे कोई कमेंट नहीं किया गया, सिर्फ एक कमेंट किया गया कि भैया देखो ये जो सीव साइज है इसके बीच में जो होगा वो सिल्ट और क्ले होगा। उसके बाद हमारे पास सैंड है, सैंड को हम यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा कोर्स सैंड होता है, एक हमारा मीडियम सैंड होता है, एक हमारा फाइन सैंड होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज 2 पैरामीटर, बताइए इसका क्या क्या यूनिट होगा। देखो 75 के ऊपर क्या आता है, 2 mm आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4.25। ठीक है, अब ये जो है 425 है ना, ये आपका क्या है, माइक्रोन है। ठीक है, तो देख लीजिए 75, 425, 2 mm, 2.75 mm। तो इस तरीके से हमारा कोर्स ग्रेन था। लेकिन ये यूसी यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूएससीएस, ठीक है, ये किसने दिया था, कैसा ग्रांडे ने दिया था। ठीक है, इसी को हमने इंडियन स्टैंडर्ड में अडॉप्ट कर दिया था। इंडियन स्टैंडर्ड में हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया, ये सारा कैसे ग्रांडा का अडॉप्ट किया, साथ में जो हमारा सीआई था ये इंटरमीडिएट को हमने ऐड कर दिया था इंडियन स्टैंडर्ड में, बस और कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका एग्रीगेट में यूज नहीं होता है, मैं क्लियर कहता हूं। जो ट्रांसपोर्टेशन में क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो ये नहीं होता है, वो आपका दूसरा होता है। जो एग्रीगेट सिस्टम है ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे ये चीज देखना है कि एग्रीगेट को हमने लेना कैसे है। तो अगर आप अपने मैनुअल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये देखिए। तो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सीप को कैसे एनालाइज करना है आपको। जैसे सबसे बड़ी सीप आपको यहाँ पे दे रखी है 63 mm की, और सबसे स्मॉल दे रखी है 6.3 mm की। ठीक है, तो आपको जब भी आप एग्रीगेट के टेस्ट करोगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, फॉर रोड पर्पस, तो आपको इस तरीके से असाइन करना है अपनी सीप को। 63 के नीचे आएगी फिर 50, ठीक है, फिर आएगा 40, फिर 31.5, 25, 20 mm, 16 mm, 12.5, 10 mm। तो आपको इस तरीके से अपनी सीप को अलाइन करना है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, यहाँ पे पैन आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये आपका एग्रीगेट का साइज हो गया, तो यही हमें लेना है। ठीक है, और यही चीजों से ये जो टेबल है इसको आपको एक तरीके से रेफरेंस के तरीके से याद भी रखना है और देखना भी है। ओके, अब यहाँ पे ये जो थिकनेस है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया थोड़ा सा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन में जो एग्रीगेट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉइल क्लासिफिकेशन। तो पहला इतना ही अगर आपको पता है ना, तो फिर आप बाद में धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्यों मुझे ये जरूरत पड़ रही है एग्रीगेट की। देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि हमारे पास एक बेस लेयर होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोड, क्योंकि इसी बेस लेयर के ऊपर क्या होते हैं, सारे के सारे जो भी हमारे वेहिकुलर लोड्स आते हैं दैट विल बी कोप अप, दैट विल बी कैरी बाय दिस बेस लेयर। तो ये बेस लेयर हमारी क्या होनी चाहिए, वेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है हार्डनेस, टफनेस, ये हम सारे के सारे प्रैक्टिकल इसमें निकालते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारी एक सब बेस होती है, वो आपको पता है, इसका फंक्शन ये होता है कि बेस लेयर आपकी सब ग्रेड सॉइल में मर्ज ना हो जाए। तो बेस लेयर, सब बेस लेयर को हम इसमें यूज करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली लेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट है, थिकनेस ऑफ दिस लेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बीम में थिकनेस डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे थिकनेस डिजाइन करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ आईआरसी कोड्स। शायद 57 है डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, SP 57, तो उससे हम ये डिजाइन करते हैं। ये वाला पोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर द फर्स्ट यूनिट, तो हम इसको धीरे धीरे कवर करेंगे क्लास में। तो ये जो बेस लेयर है, अब आप मुझे बताइए ये बेस लेयर में आप पहले क्या यूज करते थे, सिर्फ ब्रोकन स्टोन यूज करते थे। ठीक है, अभी मैं गोल गोल करा रहा हूँ, एक तो ये वाला हो गया। फिर आपने क्या करा, आपने बोला ये ब्रोकन स्टोन है, इसमें थोड़ा सा हम एक सीमेंटियस मटेरियल भी ऐड कर देते। तो आपने क्या करा,
कि इसको दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड में क्या करा आपने कि आपने स्टोन तो यूज करे इस तरीके से, लेकिन इनको आपस में कॉम्पैक्ट या आपस में चिपकाने के लिए, आपस में कोहेजन प्रॉपर्टी देने के लिए आपने क्या किया, इसके आउटर सरफेस पे कोई सीमेंटियस लेयर लगा दी। ठीक है, इसी चीज को हम कंक्रीट कहते हैं। सेकंड वाले को हम क्या कहेंगे, कंक्रीट। कंक्रीट यही होता है। अब अगर इसमें रेनफोर्स नहीं है तो दिस इज अ प्लेन कंक्रीट, अगर ये इसमें रेनफोर्स होता तो ये आरसीसी होता। तो ये कंक्रीट में भी सीमेंटियस डिपेंड करता है कि आप सीमेंट यूज कर रहे हो या आप लाइम यूज कर रहे हो। तो पहले के टाइम पे हम लाइम यूज करते थे और क्ले यूज करते थे। ठीक है, जब हम लाइम और क्ले यूज करेंगे तो हमारा जो रोड होगा वो क्या होगा, वाटर बाउंड मैकेडम क्या हो जाता, हमारा WBM होता। ठीक है, अब ये दूसरा केस हो गया। अब थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में हमने ये देखा कि ये जो एग्रीगेट है, अगर हम इसको राउंड लेते हैं, पूछना, अगर हम इसे राउंड लेते हैं तो हमारी राउंड एग्रीगेट की क्या खास बात होती है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है। क्या होती है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है। वर्केबिलिटी मतलब मिक्सिंग से लेकर प्लेसिंग तक, यानी कि बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। मिक्सिंग से लेकर प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन तक जो एक्टिविटी होती है उसे हम वर्केबिलिटी के अंदर लाते हैं। तो अगर हम राउंड शेप यूज करते हैं तो हमारी वर्केबिलिटी अच्छी होती है। बट राउंड शेप में एक प्रॉब्लम होती है, क्या कि उसमें जो, जैसे सपोज दिस इज स्फेरिकल एग्रीगेट, इट इज टच टू द स्फेरिकल एग्रीगेट, अगेन इट इज टच टू द स्पेसर। तो जो इसमें कॉन्टेक्ट एरिया है दैट इज स्मॉल, वो कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, कम है। लेकिन आपको मैंने पहले ये डिस्कस किया हुआ था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो वैक्यूलर लोड है वो ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर आपका ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट एरिया अगर कम है तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस विल बी हाई। इफ द कॉन्टेक्ट एरिया अगर ज्यादा है तो स्ट्रेस क्या होगा, लो हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रेस है ये कहां पे आ रहा है, दिस इज एक्ट ऑन एग्रीगेट, और वी कैन से दिस एग्रीगेट इज इन बेस लेयर। समझ रहे हो बात को। सो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड दैट माई एग्रीगेट शेप डजंट बी स्फेरिकल। स्फेरिकल नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये इररेगुलर शेप में होने चाहिए। अब इररेगुलर शेप क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये इररेगुलर शेप है ना, एक तो ये रेगुलर शेप है जो स्फेरिकल जैसा है लेकिन थोड़ा सा एजेस इसके कट है। एक आपका ये है, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है। ठीक है, ये एक सर्कुलर था, इसके जो एजेस हैं वो शार्प है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और एक आपका कुछ इस तरीके से हो गया। एक आपका कुछ इस तरीके से एग्रीगेट हो गया। थोड़ा सा और कट करके बताता हूं मैं। ठीक है, अब आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो है ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसलिए मैंने वैसे नहीं बनाया। और अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो इस वाले फिगर में, चलो अगर आप ध्यान देंगे तो एक मेरे पास इस तरीके का है जो स्फेरिकल जैसा है लेकिन इसके जो एजेस है वो कोनिकल है, तो ये मेरे लिए सबसे सूटेबल है। दूसरा मेरे पास ये है जिसकी लेंथ ज्यादा है लेकिन इसका जो लेंथ ज्यादा है पर इसका वो मतलब थिकनेस के कंपैरिजन में लेंथ ज्यादा है। ठीक है, एक ये है जिसका लेंथ ज्यादा है लेकिन इसकी थिकनेस भी कम है। यहाँ पे थिकनेस तो है इतनी लेकिन इसकी तो थिकनेस भी कम है। ठीक है, सो ये एक हो गया थिकनेस जिसकी कम है एज कंपेयर टू अदर टू डायमेंशन, लाइक दिस इज विड्थ, दिस इज लेंथ। तो इसकी थिकनेस कम है। यहाँ पे क्या था कि इसका विड्थ ये था, इसकी लेंथ ज्यादा थी
ठीक है, और इतना ही इसकी थिक, ये अगर आप इसको बिल्कुल एकदम 3D डायग्राम बनाओगे तो इतना इसका विड्थ भी होगा और इतना ही इसकी थिकनेस है। तो यहाँ पे केस में विड्थ इक्वल टू थिकनेस है, बट यहाँ पे विड्थ इक्वल टू थिकनेस नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के मेरे पे शेप हो गए। तो हमने इन्हीं को ही बोला है दीज आर योर डिफरेंट शेप ऑफ एग्रीगेट, और इसी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं शेप टेस्ट। अब अगर आप सारे के सारे देखो, ये वाला जो शेप है ना, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल है विद, या स्फेरिकल मत बोलो इसको, इर्रेगुलर करो इसको, इर्रेगुलर एग्रीगेट। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है जिसमें लेंथ ज्यादा है, ये हमारा इलोंगेटेड है। और ये वाला क्या है हमारा जिसकी थिकनेस कम है, वो हमारा फ्लैकी है। सो दीज आर माय 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। ओके, समझ में आ रहा? जिसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस से काफी ज्यादा है। अब काफी ज्यादा है उसका एक फॉर्मूला कितना ज्यादा है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, वो यहाँ पे है शायद 1.8 टाइम्स। अगर आपकी थिकनेस विड्थ और आपकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एग्रीगेट इज मोर देन विड्थ और थिकनेस बाय 1.8 टाइम्स, तो ये क्या होगा आपका इलोंगेटेड। थिकनेस एग्रीगेट में यह है कि अगर आपकी थिकनेस लेस देन 0.6 टाइम ऑफ मीन साइज। अब ये मीन साइज क्या होता है यही मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने सोचा पहले मीन साइज बताऊं फिर बताता, लेकिन चलो अभी के लिए ये साल को कि थिकनेस अगर आपकी एग्रीगेट की 0.6 टाइम मीन साइज से कम है तो वो आपका क्या होगा, फ्लैकी एग्रीगेट होगा। लेंथ अगर आपकी लेंथ ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज, तो वो आपका क्या होगा, इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। अब ये मीन साइज क्या होता है, ये मीन साइज पे अब हम कमेंट करते हैं। मीन साइज हमारा क्या होता है, जैसे सपोज आपका ये 40 mm की सीव है और इसके नीचे आपकी 20 mm की सीव होगी। ठीक है, तो आपने अगर इसमें एग्रीगेट ऐसे पोर करे और इसको शेक किया तो इसमें कुछ एग्रीगेट यहां आएगा और कुछ एग्रीगेट यहां पास हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कलेक्ट कर दिया पैन में। ठीक है, तो आपके पास जो ये एग्रीगेट यहां पे आया इसका साइज क्या हुआ, जो 20 mm वाली सीट पे रिटेन है, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज इतना है कि ये 20 पे रिटेन हो जाए और इतना था कि ये 40 से पास हो जाए। सो आई विल टॉक अबाउट द मीन साइज। इसमें मेरा एग्जैक्ट साइज तो नहीं होगा, मीन साइज को, तो मीन साइज क्या होगा, 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 30 mm। ठीक है, सो दिस इज द मीन साइज ऑफ दिस सैंपल। अगर मैं इसके ऊपर वाले की बात करूं तो इसका मीन साइज क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं सीव, तो इसका कोई मीन साइज होगा ही नहीं। इसका जो मीन साइज होगा वही इसका साइज क्या होगा, 40 mm होगा। ओके, जो यहां पे आ गया इधर वाले पे, उसका साइज क्या होगा, उसका साइज तो पैन है, पैन पे रिटेन हुआ, तो इसका मीन साइज क्या होगा, इसका मीन साइज आपका 20 mm ही लेना पड़ेगा हमें। तो आपको समझ में आया कि मीन साइज और वैसे साइज में क्या डिफरेंस है ना। अगर आप सिंपली ऊपर वाले को देख रहे हो तो आपका 40 mm का साइज है, लेकिन अगर आप उससे पास और किसी और पे रिटेन है तो उन दोनों के बीच का एवरेज लीजिए, वो आपका मीन साइज है। तो यही यहाँ पे मीन साइज के बारे में बोला गया। अब बैक टू द पॉइंट, उसी ट्रैक पे वापस आओ जहाँ पे हम थे। तो हमने क्या करा, ये स्फेरिकल शेप की जगह पे इर्रेगुलर एग्रीगेट यूज करना शुरू करा, फ्लैकी एग्रीगेट यूज करना पड़ा और इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज करना पड़ा। लेकिन इसका कुछ परसेंटेज होता है, सपोज ये आपने 40% यूज करा, ये आपने 20% यूज किया, ये 20% यूज किया, इसमें आपने फिर सर्कुलर वाले भी थोड़े बहुत यूज कर दिए 20%। तो इस तरीके से हम इसे परसेंटेज में करते हैं, हम प्योरली एक जैसा एग्रीगेट नहीं यूज करते। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन कि हम एक जैसा एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आपको पता है कि ग्रेडेशन कर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रेडेशन कर्व क्या होता है कि आप क्या करते हो कि आप इस तरीके से असाइन करते हो एग्रीगेट को, जिस तरीके से एक एग्रीगेट के बीच का गैप कोई दूसरा एग्रीगेट फिल कर दे। जैसे ये स्फेरिकल है, इसके बीच का गैप कोई दूसरा फिल कर दे।
इसके बीच का गैप दूसरा फिल कौन करेगा, या तो फ्लैकी वाला करेगा जिसकी थिकनेस कम है, और अगर ये ज्यादा इलोंगेटेड है तो इलोंगेटेड एग्रीगेट फिल करेगा। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। तो ये वेल ग्रेडेड लेयर हमें बनानी है बेसिकली, वी हैव टू मेक दिस बेस लेयर वेल ग्रेडेड। अगर हम एक जैसा रखेंगे तो उसमें टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एक और फायदा होता है जब हम इलोंगेटेड और फ्लैकी एग्रीगेट को यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी देते हैं। क्या देते हैं, तो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी देते हैं। इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी मतलब एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट्स के साथ कंबाइन करके रखना है। वो कब होता है, जब आप किसी चीज को वेल ग्रेडेड करोगे। सो दिस इज अबाउट द introduction of your first practical, which is your to identify the shape of your flaky index। तो flaky index क्या हो, सपोज आपने W वेट लिया, W वेट को आपने चेक किया इससे, आपके पास फ्लैकीनेस के लिए क्या है, ये वाला स्केल है, ठीक है। इसमें आपके, अगर हम यहाँ चले तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर आपका W, देखो आप W जब लेंगे तो ऑब्वियसली ये W कहाँ से आया होगा, इनमें से कहीं से आया होगा, ठीक है। इस टेबल में से कहीं से ले रखा है ना आपने वेट, तो वो वेट आपने लिया, उसमें से आपने पीसेस लेने हैं। सपोज कुछ नंबर ऑफ पीसेस ले लीजिए, यहाँ पे आपको लेने हैं 200 पीसेस, ठीक है। अब 200 पीसेस हम यहाँ पे लेंगे लैब में, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमने अपने को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नंबर कम कर दिए, सपोज 100 पीसेस ले लिए। तो 100 पीसेस आपने क्या ले लिए, 100 पीसेस आपने एग्रीगेट ले लिया, ठीक है। इस 100 पीसेस का सबसे पहले आपने वेट किया, दैट इज योर W इनिशियल वेट, ठीक है। इस 100 पीसेस में से एक एक को आपने क्या करना है, अब आपने देखा कि ये आपका कौन से सीव से ले रखा है, तो आपने यहाँ पे उसको मार्क कर दिया। सपोज फॉर करंट सिचुएशन आई जस्ट मार्क दिस वन, 50 से पास हुआ और 40 पे रिटेन हुआ। तो मैंने क्या करा, इस वाली सीव से ये 100 नंबर्स ले लिए, सैंपल ले लिए, 100 सैंपल का वेट W1 निकाला। अब 50 और 40 का मीन साइज क्या होगा बेटा, मीन साइज क्या हो जाएगा, इट विल बी 45, ठीक है, 45 mm होगा। इस 45 mm का आप क्या निकाल रहे हो, फ्लैकी निकाल रहे हो ना, इस 45 mm का 0.6 टाइम कितना होगा, नाइन थ्री जा 27 mm। अरे आ रहा है ना समझ में, दिस इज द मीन डायमेंशन। तो फ्लैकी में यही तो बोला था हमने कि 0.6 से कम, मतलब 75 यहाँ पे आपको दिया हुआ है फ्लैकी इंडेक्स। तो जो ये स्केल है, यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करो कि 50 से 40 वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो ये जो इसकी ओपनिंग है ना, ये 27 mm की ओपनिंग है। कितने की है, 27 mm की ओपनिंग। अगर इसमें से आपका एग्रीगेट पास होता है, इसका मतलब क्या है, उसकी थिकनेस 27 mm से कम है। तो अगर 27 mm से इसकी थिकनेस कम है, यानी कि वो एग्रीगेट क्या होगा, फ्लैकी होगा, फ्लैकी होगा। अब आपके 100 सैंपल थे, 100 सैंपल में से सपोज आपके 20 सैंपल्स फ्लैकी निकले, तो आपने इन 20 सैंपल्स का क्या करना है, वेट करना है, दैट इज योर W2। सो व्हाट इज द इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होगा W2 अपॉन W1 इनटू 100। सो दिस इज योर फ्लैकी इंडेक्स। क्लियर, सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर मैं मेरा सैंपल, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल सेट करता हूं। सपोज मेरा सैंपल जो है, मैंने सीव एनालिसिस करी टेबल के अकॉर्डिंग, और मेरे पास सैंपल ही नहीं है, मेरे पास जो सैंपल आया वो इस वाले रेंज में है, ठीक है। सो 12.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स द वैल्यू ऑफ 22.5 डिवाइड बाई 2। इसका मीन डायमेंशन तो ये हो गया 22.5। अब फ्लैकी है, फ्लैकी के लिए हम क्या कर लेते हैं, 0.6 लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो 0.6 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 6.75 mm। तो अब आप चलेंगे किस पे, यहाँ पे कहीं पे 12 और 10 के बीच में है, ये वाला है। तो ये जो ओपनिंग है ये आपकी कितने की है, 6.75 mm की है। तो
जब आपने यहां से लिया, यहां से आपका फिर से W1 लेंगे। W1 किसका होगा? 100 सैंपल्स का होगा। इसी में से इसको पास करा के देखें, जो पास हो गया वो W2 होगा। इन दोनों का रेशियो कर दो उल्टा, -1 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इट विल बी W2 अपॉन W1, दैट इज योर फ्लैकी इंडेक्स फॉर द सैंपल विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द sieve एनालिसिस ऑफ 12.5 to 10 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है अपने आंसर्स में। सो दिस इज योर फ्लैकीनेस इंडेक्स, इसमें याद रखिए 0.6। सेम चीज हमें करनी है, इलोंगेशन के लिए। इलोंगेशन के लिए हमारे पास ये इलोंगेशन गेज है। इस पे हमारे पास टेबल सेम वही है जो हमने शुरू में देखी थी। इसमें भी हमें W निकालना है। अब W क्या होगा? 100 नंबर्स होंगे सैंपल्स के। किसी से भी ले लीजिए आप, सपोज आप ले लीजिए इसको 50 और 40 mm की सीप से ले आते हैं। ठीक है, तो आपका मीन साइज कितना होगा? 45 होगा। मल्टीप्लाई करिए 1.8 से, आंसर कितना होगा? 81 mm आएगा ना, 81 mm। अब ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 40 और 50 का डायमेंशन ये है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 81 mm होगी, और वी कैन से दिस इज 8.1 सेंटीमीटर। तो अगर आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट है, सपोज दिस इज योर इलोंगेटेड, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो इस गेज से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है? काउंट करना है। ऐसे काउंट करते करते 100 में से आपके कितने काउंट हुए? सपोज 20 नंबर्स काउंट हुए। इसका वेट करेंगे W2। इनिशियल वेट आपका W1 था, तो आपका इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स विल बी W2 अपॉन W1। परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई 100 करके। तो दिस इज योर इलोंगेशन इंडेक्स। सो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो सैंपल है, जिसको आपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, जो मटेरियल, उसमें आपके फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स कितना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल।